तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तथ्यों की इस खास पड़ताल में आज एक ऐसे विषय पर बात होगी जो थोड़ा रहस्यमयी भी है और काफी ज्यादा हैरान करने वाला भी। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि अपनी तकनीक और इंसानी दिमाग से हम नेचर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? जब हमारी सबसे परफेक्ट लगने वाली प्लानिंग बिल्कुल उल्टी पड़ जाए तब क्या होता है? आज हम यही देखेंगे कि जब इंसान प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके कितने अजीब और कभी-कभी कितने भयानक नतीजे निकल सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक सीधा सा पर थोड़ा चुभने वाला सवाल उठता है। क्या इंसानी दखल सच में प्रकृति को ठीक कर सकता है? अक्सर ये लगता है कि हाँ, अगर किसी इकोसिस्टम में कोई समस्या है तो बाहर से कोई बदलाव करके उसे तुरंत फिक्स किया जा सकता है। लेकिन जब एक पूरे प्राकृतिक सिस्टम को आक्रामक तरीके से फिर से डिजाइन करने की कोशिश की जाती है तो असल में होता क्या है? क्या नेचर के उस जटिल बैलेंस को समझना इतना आसान है? आइए कुछ सच्ची और चौंका देने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से द्वीप से और यहाँ एंट्री होती है हाबू सांप की। ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि एक बेहद जहरीली और खतरनाक प्रजाति है। एक वक्त ऐसा आया था जब इस पूरे द्वीप पर इन सांपों ने जैसे कब्जा ही कर लिया था। सोचिए जरा, वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए यह कितना बड़ा संकट रहा होगा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये खौफनाक रेंगने वाले जीव। इस दहशत से बचने के लिए किसी बहुत ही ठोस और तुरंत काम करने वाले समाधान की सख्त जरूरत थी। जब स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो जापानी सरकार ने एक इंटरनेशनल मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इनका प्राकृतिक शिकारी मैदान में उतारा जाए, यानी कि नेवला। अब सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो प्लान ये बना कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल से नेवलों को आयात किया जाए और उन्हें उस सांप वाले द्वीप पर छोड़ दिया जाए। कागज पर देखा जाए तो यह प्लान बिल्कुल अचूक लग रहा था। समस्या है जहरीले सांप और समाधान है उनका दुश्मन नेवला। केस क्लोज्ड, या कम से कम प्रशासन ने तो ऐसा ही सोचा था। 25, जी हां, पूरे 25 साल। नेवलों को वहां छोड़ने के बाद 1-2 साल नहीं, पूरी एक चौथाई सदी बीत गई। इस पूरे समय के लिए उस द्वीप को इस नए इकोलॉजिकल प्रयोग के भरोसे छोड़ दिया गया। सभी को यही लग रहा था कि नेवले अपना काम कर रहे होंगे और सांपों की गिनती धीरे धीरे खत्म हो रही होगी। सब कुछ एकदम शांत और ठीक लग रहा था। लेकिन 25 साल बाद जब इस प्रयोग के असली नतीजे चेक किए गए, ओहो, जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और थोड़ा विडंबना भरा हिस्सा है ना, वो ये है कि नेवले समाधान बनने की बजाय खुद एक बहुत बड़ी समस्या बन गए। एक पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ डिजास्टर। हुआ कुछ यूं कि नेवलों को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि इन खतरनाक हाबूस सांपों से लड़ना बहुत रिस्की और मेहनत का काम है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांपों को लगभग पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसकी जगह द्वीप के बेचारे स्थानीय पक्षियों और छोटे मासूम जानवरों को अपना आसान शिकार बना लिया। सांपों की समस्या तो जस की तस रही, उल्टा नेवलों ने पूरे लोकल इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। इसे हम एक इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे एक के बाद एक कड़ियां गिरती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले दिन नेवलों को एक तारणहार की तरह लाया गया। 10वें साल तक आते आते उन्होंने अपनी डाइट ही बदल ली, क्योंकि आसान शिकार मिल रहा था और इंसान इस बात से बिल्कुल अनजान थे। और फिर 25वें साल तक नतीजा सामने था, पूरे इकोसिस्टम का पूरी तरह से पतन। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल तार्किक और सीधा लगने वाला समाधान चुपचाप दशकों के अंदर एक भयानक तबाही में बदल सकता है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं था। जब भी हम ऐसे नाजुक इकोसिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो दुनिया भर में ऐसे ही अजीब नतीजे देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे ही और भी कई अजीबोगरीब प्रयोग किए गए हैं। पर क्या हर बार नतीजा तबाही ही होता है? चलिए कुछ और ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इस इंसानी दखलंदाजी का क्या असर हुआ। इस तुलनात्मक जानकारी को देखिए। ये 3 बिल्कुल अलग भौगोलिक स्थानों पर हुए मानवीय हस्तक्षेप और उनके विशाल पैमाने को एक साथ दिखाती है। जापान वाला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैक्वेरी द्वीप की बात करें, जहां लाखों चूहों को छोड़ दिया गया, जिसने एक बहुत ही भयानक बायोलॉजिकल संकट खड़ा कर दिया। और फिर सबसे अजीब मामला कोस्टा रिका, जहां संतरे के छिलकों से भरे 1000 ट्रक एक ही जगह डंप कर दिए गए। मतलब कृषि कचरे को ठिकाने लगाने का इससे ज्यादा पागलपन भरा तरीका क्या ही होगा। ये सब दिखाता है कि प्रकृति में हमारा हस्तक्षेप कितना विविध और, सच कहा जाए तो, कितना बेतुका हो सकता है।
चलिए इस कोस्टा रिका वाले प्रयोग के स्टेप्स थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये सच में किसी पागलपन से कम नहीं है। पहला कदम, एक पूरी तरह से बंजर, बेजान और मृत जमीन की पहचान की गई। दूसरा कदम, वहां संतरे के छिलकों से भरे पूरे 1000 ट्रक लाकर बेतरतीब ढंग से डंप कर दिए गए। जरा सोचिए, 1000 ट्रक कचरे का पहाड़। और तीसरा कदम, उन्होंने बस उस जगह को वैसा ही छोड़ दिया ताकि भविष्य में इसके जैविक परिणाम देखे जा सकें। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि वहां सिर्फ सड़ांध, बीमारियां और कीड़े ही पनपेंगे, है ना? लेकिन जब हम इन सारे हस्तक्षेपों के अंतिम परिणामों की तुलना करते हैं तो नतीजे बिल्कुल चकरा देने वाले हैं। एक तरफ है विनाशकारी हस्तक्षेप, जैसे जापान और मैक्वेरी द्वीप। यहां इंसानी दखल ने मूल इकोसिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और बाहरी जीवों ने बेकाबू होकर तबाही मचाई। लेकिन दूसरी तरफ कोस्टा रिका की विसंगति, एक पूरी तरह से अप्रत्याशित परिणाम। वो बंजर जमीन जहां कचरा फेंका गया था, वह एक हरे भरे, जीवंत और घने जंगल में बदल गई। यानी उस कचरे ने एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद का काम किया और एक मृत जमीन को फिर से जिंदा कर दिया। यह सच में किसी जादू जैसा था। प्रकृति कैसे प्रतिक्रिया देगी, इसे बस इस एक छोटे से वाक्य से बहुत ही शानदार तरीके से समझा जा सकता है। पूरा जंगल ही बदल गया। जब हम उसके काम में दखल देते हैं तो वो गणित के किसी फिक्स नियम पर नहीं चलती। कभी कभी इसका नतीजा जापान जैसी भयानक तबाही होता है, तो कभी कोस्टा रिका की तरह एक बेतुका सा कदम एक अविश्वसनीय इकोलॉजिकल पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। यही प्रकृति का अपना रहस्यमयी और अप्रत्याशित तरीका है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या प्रकृति को अंततः पूरी तरह से उसके अपने हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर विकल्प है? आज हमने देखा कि कैसे हमारी दखलंदाजी एक पूरे इकोसिस्टम का नामो निशान मिटा सकती है और कभी-कभी अचानक उसे नया जीवन भी दे सकती है। लेकिन इस जुए में दांव बहुत ऊंचे हैं। प्रकृति का आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करने में जो लंबे समय के जोखिम